हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना के द्वारा आपको 2021 में होने वाली एग्ज़ाम, माध्यमिक एग्ज़ाम यानी कि मैट्रिक एग्ज़ाम का मॉडल सेट जो नेट पर जारी हो गया है, उस पर आधारित उसी मॉडल से निकाला गया क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 गुना 12 दूना 24 क्वेश्चन लघुत्तरीय होंगे, 6 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय होंगे। टोटल क्वेश्चन अब 110 होगा। ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, और बाकी 40 क्वेश्चन छूट रहेगा, अर्थात डबल। तो अब देखिए, ये इंस्ट्रक्शन है, आप खुद पढ़िए, चाहे समझिए, देख लीजिए, चाहे आप इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और यह सब कुछ है बिल्कुल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना की तरफ से ही आया हुआ है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना वीडियो। ठीक है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? अब जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो आपको पता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी या दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2, अर्थात F बराबर R/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो बाकी आप समझते होंगे कि 25 मीटर भी नहीं और 25 सेंटीमीटर है और 25 मिलीमीटर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अर्थात प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकता है? जिसके तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। सबसे अधिक झुकता कौन है? जिसके तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको बैंगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये अधिक झुकता है, जो इंद्रधनुष में नीचे की ओर भी होता है और स्पेक्ट्रम में भी आपको नीचे होता है। ठीक है, जो इस तरह से होता है, आपको पता है, जो भिबज्योर के जो भिबज्योर इधर से होंगे, भिबज्योर यहाँ पर आर होंगे की तरफ से होता है, तो भी नीचे होता है, आर ऊपर होता है, अर्थात सबसे कम आर फॉर रेड, तो कौन होता है? लाल। ठीक है, यानी कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वह है लाल वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा होता है। मानव हमारे आँख में बनने वाली प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है, वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे, आप भारतीय भवन बुक 10th क्लास बिहार एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या हो जाता है, आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, वहीं आपको किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा लगता है, काला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? देखेंगे, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में वस्तु का आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपको क्या होता है, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, उल्टा और सीधा दोनों बनता है। यानी कि जब वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बड़ा आभासी दर्पण के पीछे बनता है, जिससे में फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रहता है ना। और क्या होता है, किससे उल्टा और बड़ा भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होता है तो वस्तु हमेशा कैसा होता है, हमेशा प्रतिबिंब वो छोटा ही बनता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो उसका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देंगे कि यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और यह मेरा CMA स्टडी पॉइंट का ये तीसरा वीडियो है, जो एक इंट्रोडक्शन दिए थे, जो 2 नंबर दिए थे, जो अपना पर्सनल में मॉडल सेट बनाए थे। ठीक है, मॉडल सेट दिए थे जो सोशल साइंस का था। और आज है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड पटना द्वारा इंटरनेट पर जारी, डायरेक्ट मैं उसी से ये मैं आंसर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल 100% करेक्ट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। इसमें सोचने की ज़रा से भी कोई आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं ये सही होगा कि गलत होगा। वैसे क्वेश्चन बड़ा आसान देख भी रहे हैं आप, अगर थोड़ा सा भी पढ़ें, साधारण भी पढ़ें, तो आप जानते होंगे कि कितने आसान और बेहतर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वैसे मैं अगर आपको बता दूँ कि मैं थ्योरी भी अगर मैं इसको दे दूँ, या इसको अगर लॉन्ग टाइप से इसको मैं सॉल्व करूँ, प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्रत्येक क्या कहते हैं ऑप्शंस पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो बड़ी इजी गोइंग होगा। लेकिन पता नहीं, मैं पहल नया आदमी हूँ, अब पता नहीं इस लॉन्ग वीडियो आप देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, कि कैसे कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। ठीक है, 8 में देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि, उत्तल लेंस का किसका उपयोग, दूरदृष्टि में किया जाता है। ठीक है, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको और सारी चीज़ें जो एग्जाम भी के अनुसार मैं तैयारी कराना चाहता हूँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं लैब आके पढ़ाना चाहता हूं। और बिल्कुल 1 जनवरी 2021 को लंच हुआ, चैनल लंच हुआ, और 2 तारीख को पहला इंट्रोडक्शन वीडियो छोड़ा गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो 2 तारीख को छोड़ा गया। तो मैं आपको बिल्कुल आपके फ्री टाइम में, आपके कोचिंग टाइम को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस किए हुए, चूँकि मैं भी खुद एक कोचिंग टीचर हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं 7 इयर्स का एक्सपीरियंसिव टीचर हूँ। मुझे मालूम है कि कब किससे किस तरह से परेशानी तकलीफ होती है। या आप अगर टीचर भी हैं, या आप अगर किसी स्टूडेंट्स के ब्रदर सिस्टर्स हैं, या पेरेंट्स हैं, दैट्स माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, या अपनी अगर प्राइवेट ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं उसके लिए यह वीडियो को ज़रूर देखें, और अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे बड़े भाई बहन को, या बच्चा बच्ची भी, लड़का लड़की को यह ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं एग्ज़ाम भी से आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। मैं वाकई में तरह तरह से मैं आपको रूल्स में आपको चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, जो एग्ज़ाम भी के लिए साथ आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, कम से कम समय में
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करने का मेरा आज तक का अनुभव है। वैसे मैं 7 साल से पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा हमें भी मौका दे तो आपको मैं बेहतर कर दिखाऊंगा। वैसे जो 50% डबल होगी ऑब्जेक्टिव, इसको आपको केयर ना करें, क्योंकि आज भी जो विद्यार्थी कमज़ोर है, आज भी जो विद्यार्थी कम पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस आसान तरीके में, इस फ्री जैसे लूटने वाले सिस्टम में आप अगर आजकल अच्छा नंबर नहीं लाते तो क्या हुआ, बेकार हो जाएगा। जो ओल्ड मॉडल में जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव 10 था, उस समय अगर जो विद्यार्थी सेकंड डिवीज़न लाता था, वो विद्यार्थी आज अगर आप 70% से प्लस ज़्यादा नहीं लाते हैं तो आप बेकार है। अब समझिए कि बेकार चले गए, क्योंकि ऊपर से लॉकडाउन और कोरोना काल में बहुत कुछ छुट्टी भी होंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको 1000 मेरे सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, लाइव आ सकूँ। ठीक है, इस और क्वेश्चन नंबर 9 को आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति, क्या देखना है, ध्यान देना, उपस्थिति को दर्शाना है। तो देखिए कि मोटर क्या होता है, विद्युत धारा पर चलने वाली चीज़ है। जनरेटर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर हैं जो वोल्ट मीटर चलने वाली धारा को मापता है। लेकिन अब देखिए गैल्वेनोमीटर ही एक वैसी चीज़ है जो सूक्ष्म, थोड़ा सा साधारण सी भी बिजली की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्थात विद्युत उपकरण में बिजली की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, दाएं हाथ के नियम का प्रतिपादन आपको फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, समय की किल्लत है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, नहीं तो मैं आपको फ्लेमिंग का भी नियम बताते और मैक्सवेल के नियम भी बताते। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, कूलम है। ठीक है, आपको पता है विभवांतर या विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, जबकि आपको याद आना चाहिए कि ओम किसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, और एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा के ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, और आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इतने जल्दी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस बोलकर ही मुझे पेट तो मेरा भरता नहीं है। वैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अगर 60 मिनट पढ़ाता हूँ तो 40 मिनट लेक्चर देता हूँ 20 मिनट ही मैं क्या करता हूँ, 20 मिनट विद्यार्थी को लिखाता हूँ। ठीक है, ऐसी स्थिति में बस समय का साथ ऐसे चलें और ध्यान दे आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन से श्रेणी क्रम द्वारा, समांतर क्रम द्वारा, श्रेणी में समांतर क्रम दोनों द्वारा, किनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम को RS कहते हैं। ठीक है, RS में क्या करते हैं, R1 R2 R3 इस तरह से जितना होता है जोड़ा जाता है। तो जब किसी चीज़ को जोड़ेंगे ही 2 ओम 10 ओम 5 ओम 6 ओम रहे तो बढ़ेगा ही, और समांतर में बढ़ आता है, जैसे 1/4 1/3 इस तरह से होता है ना। तो इसमें से आपको श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, घटता है। समांतर क्रम में घटता है और बढ़ता किस में, श्रेणी क्रम में। सवाल क्या है, किस में बढ़ता है, तो किस में बढ़ता है, श्रेणी क्रम में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसा, काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति आपको काल्पनिक होता है। ठीक है, जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है,
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसे एक यूनिट ऊर्जा भी कहा जाता है, इसे व्यावसायिक मात्रा भी कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ कहे जाते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा को 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय, बच्चा ध्यान दें, नवीकरण मतलब जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः पाए। नवीन, नया से नवीकरणीय है। तो हम नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा, हम तो इसमें से सबसे फाइनल और सही है सौर ऊर्जा। आपको पता होता है कि प्रत्येक दिन सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, फिर कल सूरज निकलती है। इससे हम चाहे जितना आपको काम करते हैं होता ही, उसको मेरा घटने वाला नहीं है। अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखें, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, जबकि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो मेरा सवाल क्या है? अपसारी लेंस। तो कौन हो जाएगा? ये मेरा अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। क्वेश्चन यहाँ पर 80 है। जो आपको थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए तो आप यहाँ पर परेशान नहीं होइएगा। क्या कीजिएगा, 1 घंटी है, 80 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। वैसे मैं इसको लॉन्ग डिस्लेशन से अगर प्रत्येक ऑप्शंस को मैं टाइम बढ़ाऊँ तो ज़रूर बढ़ा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा और नीला। क्या होता है? लाल, हरा और नीला। इसी से श्वेत प्रकाश बनती है और इसी के संयोजन से कोनो दूसरा रंग बनता है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन से कौन है? लाल है, नीला है, हरा है। तो तीनों है, इसलिए क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन सा भाग रंगीन होता है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन से कॉर्निया, बी पुपिल्स, सी रेटिना, डी आइरिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आइरिस। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आंसर आइरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 1 HP बराबर क्या होता है? 1 HP हॉर्स पावर अश्व शक्ति। ठीक है, वैसे शक्ति का समर्थक क्या होता है? वाट होता है, लेकिन 1 HP में 700 क्या होता है? 746 वाट होता है। ठीक है, 1 HP बराबर 1 HP में 1 HP में 1 हॉर्स पावर में 746 क्या होता है? वाट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस कैसा होता है? ये होता है आपको अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में आप जानते हैं, ये क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो कंपस लेंस के नाम से भी जाना जाता है, आपके ऑब्जर्वेक्स कंपस में भी पाया जाता है। वो कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या हो जाता है? तो इसमें कौन गतिशील होता है? वैसे आपको पता होना चाहिए क्या कि आवेशों के प्रवाह को
विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मेरा परमाणु, आयन, प्रोटॉन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, बस ये मेरा तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह मेरा बिल्कुल मैं शुरू हूँ। मैं 1 जनवरी को मैं अपना चैनल लॉन्च करके मैं 2 तारीख को अपना चैनल इंट्रोडक्शंस में वीडियो छोड़ा हूँ, और आज मेरा ये एजुकेशनल दूसरा वीडियो है और इंट्रोडक्शन देकर तीसरा है। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं लाइव क्लास पढ़ाना चाहता हूँ, जो आपको शाम में, रात में, जब आपको फ्री टाइम में आऊँगा, जब आपको एग्ज़ाम के दिन तक आऊँगा, और आपको मैं बेहतर से बेहतर कुछ करने का मैं कोशिश करूँगा। और क्या होगा कि आप अगर को मैं थोड़ा सा मेरे साथ अगर रेगुलर इस चैनल पर आप साथ देंगे, तो मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में 100 का 100, मैथ ही क्यों ना हो उसमें 50 का 50 लाने के पक्का मैं 100% गारंटी लेता हूँ। लेकिन थ्योरेटिक में भी अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे या मेरे साथ दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको मैं साथ देने के लिए लाइव में आना चाहता हूँ। वीडियो बनाकर हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि लॉन्ग टाइम से बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं दिन में कम से कम 12 घंटा रोज़ क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास। बस तो मैं नए हाल में अभी मैं तो आपको ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार आप मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाइए। लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। बस जो मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फिर मैं आपके पास लाइव आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन करूँगा कि अब मैं क्या बना हूँ। निश्चित रूप से उस शाम में लाइव आएंगे। वैसे मेरे चैनल को याद रखें, CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये है आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है? 23 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? कौन वाट के बराबर है? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वैसे जो वाट है, जो मेरा शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, लेकिन शक्ति होता कैसे है? क्या इकाई समय में कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऐसे इसलिए क्या होता है? जूल पर सेकेंड मूल रूप से होता है, लेकिन क्या होता है आपको कि वाट के वैज्ञानिक वाट के सम्मान में आपको ये क्या हो जाता है, यहाँ पर जेम्स वाट के सम्मान में ये जूल पर सेकेंड को वाट कहा जाता है। तो यहाँ पर वाट मात्रक को जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक आपको एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, वाट है। तो आप जानते होंगे कि ये बिल्कुल एम्पियर इसका सही आंसर है। आप 9 क्लास में पढ़कर आए होंगे आधारी राशि कितने साथ हैं? 7 में से है ना। उसमें प्रथम लाइन था विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसके लिए है O2 होगा, NH3 होगा, CO2 होगा, कि आपको N2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। CO2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना कैसा है? ये उपचायन है। ये कैसा है? ये उपचायन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसा होती है? ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा, विस्फोटक होगा, कि कोई नहीं? ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो क्या हो जाता है, गर्म होता है ना, पानी उबलता है ना। घर में अगर दादी माँ अगर वो पानी ज़्यादा अपने साथ चुनौती रखते होंगे तो दादी माँ देखिएगा कि कभी कभी घर में चूना बनाती होगी, तो क्या होता है उसमें देखिएगा कितना हीट होता है, गर्मी होता है, अर्थात उष्मा छिपी। उष्मा छिपी का मतलब क्या होता है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो। उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का शोषण हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्मा छिपी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखेंगे यहाँ पर कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और आपको सोना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaO। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा। उसका pH मान क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा कि A और B दोनों होगा। तो ध्यान दीजिए, क्या अनिल, इसका ट्रिक क्या होता है, अनिल यानी कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पर क्या है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को कौन नीला करता है, क्षार करता है, भस्म करता है। तो 7 से अधिक को क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। तो यानी कि ये 11 भी होगा और 10 भी होगा। तो 11 और 10 A और B में है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया कि A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एल्काइन में कार्बन परमाणु कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनता है। ठीक है, एल्काइन का आपको सूत्र याद होना चाहिए, C2H2 होता है, C2H2 होता है। और इसको जो बंधन बनाता है, कैसा बंधन बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इधर एक तो हाइड्रोजन देंगे, इधर एक तो हाइड्रोजन देंगे। तो इसमें कितना जोड़ा हो गया, देखते हैं, 1 2 3 जोड़ा हो गया ना, तो यानी कि 3। ठीक है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, तो 3 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये क्या है, ये C6H बराबर 6 है कि CH3 इतना है कि इतना है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होगा आपको C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वाष्यीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, अपमर्जक कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं या रबर कहते हैं। उच्च वाष्यीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड या एल्कोहल, कीटोन या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये एल्डिहाइड को कहते हैं और एल्कोहल का OH होता है। ठीक है, और कीटोन का क्या हो जाता है, CO कीटोन का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, आवर्त सरणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होता है, ध्यान देंगे।
आवर्त सरणी के किसी आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? ए घटती है, पहले घटती और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कि घटती है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने पर आप लोग धैर्य रखेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होंगे। अगर ऑप्शंस को सिर्फ बोल के ही छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं बोलने समझाने पर मैं टिका हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस पढ़कर मैं आंसर बता दूँ तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा हमको। इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, थोड़ा धैर्यपूर्वक रहें। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? ये धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो आपको याद आना चाहिए कि आवर्त सरणी में जो टेढ़ी मेढ़ी आकार में है वही क्या है? सिलिकॉन पाया जाता है। तो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो आपको पता होना चाहिए धातु विद्युत का धनात्मक होता है। कार्बन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, फास्फोरस अधातु है। यहाँ पर सोडियम क्या है? धातु है जो सोडियम +1 बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी बिहार। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देकर, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो आप इस 8 क्लासेस से जानते होंगे निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो मैग्नीशियम, सोडियम, पारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम धातु को क्या किया जाता है? उसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है, अपमर्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी। ठीक है, सर्फ एक्सेल से क्या बनता है? अपमर्जक से बनाए जाते हैं। देखिए, शैम्पू तो सिर धोने के लिए हैं, इजी सर्फ और सर्फ एक्सेल। ठीक है, तो अपमर्जक का उपयोग क्या किया जाता है? साबुन और अपमर्जक बिल्कुल एक ही जैसी चीज़ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर सर्फ एक्सेल दीजिए। सर्फ एक्सेल इसकी क्या है? यहाँ पर आप इजी सर्फ ही बोलिए। और सर्फ एक्सेल एक विशेष कंपनी के नाम होती है, लेकिन ये भी सर्फ है, ये भी सर्फ है। ठीक है, इस हिसाब से जब ए और बी नहीं तो आप ये डी दे सकते हैं। लेकिन अपमर्जक से बनाए जाते हैं क्या? तो ये अपमर्जक इजी सर्फ ही है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या दे दीजिए? उपरोक्त सभी दे दीजिए, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखे, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम का। तो इसमें उपयोग होता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। अब जानते ही हैं क्या कि एलपीजी का भी उपयोग करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं, कोयला का भी करते हैं, लेकिन करते नहीं किसका? तो सीएनजी का। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 2Cu + O2 बराबर 2CO है। ये आपको रिएक्शन का प्रतिक्रिया पूछा है, तो आपको पता है ऑक्सीजन के योग को ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन के योग हाइड्रोजन के त्याग को ऑक्सीकरण।
तथा हाइड्रोजन के योग ऑक्सीजन के त्याग को अपकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए, जब 80 क्वेश्चन का बंच है तो टाइम तो लगेंगे ही। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 HCl जो बिल्कुल संतुलित है। देखेंगे इसमें 2H2O2 यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये भी सही है। देखने मिलता है यहाँ पर 2KClO3 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, इसमें भी ऑक्सीजन 6 है, इसमें 2 पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2, यानी कि ये भी सही है। और देखें यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 दूना 6, जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, जो 5 पुरता है, यानी कि ये ठो क्या है, मेरा संतुलित नहीं है। और कौन संतुलित नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आप जानते ही होंगे कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। क्या है, जो पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है उससे क्या बोलते हैं, परबल अम्ल बोलते हैं। आपको HCl भी परबल अम्ल है, H2SO4 भी परबल अम्ल है, HNO3 भी परबल अम्ल है, लेकिन ये क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, इसलिए मेरा 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो आपको देखेंगे तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम क्या, कि एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट इसका मुख्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। आपको याद होना चाहिए, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन के बाद क्या आ जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम कितना, 20, पोटेशियम कितना आपको 18, क्या हो जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम का कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 50 नंबर में देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC का नाम है मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, IUPAC का नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इथाइल एल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं, इसी को पीने वाला शराब बोलते हैं, जिसका सूत्र हो जाता है C2H5OH। ठीक है, सॉरी, ये है C2H5, C2H5OH इसका क्या हो जाता है, इथाइल अल्कोहल होता है, इसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये भी अल्कोहल नहीं, ये अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एल्काइन C2H2 को क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं ना। C2 इससे पहले ही बताया था आपको, मैं बताई थे तुरंत। C2H2 को क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल आपको इससे पहले आया था, मैं आपको तुरंत बताए क्या कि ये है ग्लूकोज का है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का होता है, मेथनोइक अम्ल का होता है, ये जो है एसिटल्डिहाइड का हीठो, जबकि ईठो क्या हो गया आपको, चीनी का सूत्र होता है। चीनी का सूत्र C/H22O11 चीनी का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं। एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन, वही फिर से देखिए क्वेश्चन 3 बार आ गया, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया। ये C2H2 का ही नाम है एसिटिलीन। ठीक है, C2H2 का ही नाम है, जो C ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इधर एक ठो आ जाता है, इधर एक ठो आ जाता है। तो एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या हो जाता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा होता है।
ठीक है। ये सूखे बीज होता है, अंकुरित बीज होता है, उबला हुआ बीज होता है, कुचले हुए बीज होता है। देखिए सूखे बीज, सूखे और उबला तो चलता है, लेकिन कुचले हुआ का कोई माने नहीं होता है। और सही जवाब जो होता है क्या है, अंकुरित बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 56। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, ध्यान रखें। क्या करेंगे, 80 क्वेश्चन को जवाब देना पड़ता है, उसको ऑप्शंस को पढ़ना पड़ता है। उसका आगे पीछे अगर थोड़ा बात नहीं बोलेंगे तो क्या, ये तो अच्छी बात नहीं लगेंगे। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा होता है। तो मानव वृक्क आपको किसका, उत्सर्जन का है। किसका है, उत्सर्जन का है। मानव वृक्क उत्सर्जन का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ये संवहन उत्तक है, ये संवहन बंडल है जिसमें आपको जटिल उत्तक का उदाहरण होता है। फ्लोएम भोजन और भोजन का उपयोग करता है, जो ऊपर नीचे दोनों बहता है। लेकिन जाइलम जो होता है सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जल तथा खनिज लवण। तो यहाँ पर मेरा जल क्या है, पानी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 में देखेंगे क्या है। 58 में है, श्वसन के द्वारा कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के द्वारा, ये तो नर्सरी अभी लोग जानता होगा कि CO2 निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। फल को पकाने के लिए क्या है। फल को पकाने के लिए आपको एथिलीन है। फल को पकाने के लिए एथिलीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। 60 और न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है उसको क्या कहते हैं। जहाँ पर जानकारी हासिल होती है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो थोड़ा अधिक होता है तो उसमें आप ध्यान नहीं देंगे, आपको सीखना पड़ता है। ये बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन है, आपको तो इसे जानना पड़ेगा कि कौन क्या है। निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है। एड्रियनिल को, एस्ट्रोजन को, पाराथायरोमोन को, ठीक है, या कैल्शियम, इनको क्या है यहाँ पर देख लिया जाए, कैल्सीटोनिन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे कि आपातकाल का हार्मोन आपको, देखिए यहाँ पर हार्मोन कौन है, सिर्फ ए है। ठीक है। एस्ट्रोजन तो जनन हार्मोन है, ये तो नहीं है, ये पाराथायरोमोन है। ये क्या है, सही आंसर मेरा एड्रीनलिन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जब अनैच्छिक क्रिया नहीं थी इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया होगा। तो ऐच्छिक का मतलब जो हम इच्छा से चालू करते हैं। देखिए उल्टी कभी भी आ जाता है, कोई गाड़ी पर चढ़ेंगे तो उसको जी मिचलाएगा, उल्टी हो जाता है। अत्यधिक लार निकालना, कम निकलो कि ज़्यादा निकलो, रुक जाओ मत निकलना, हम इसको कह नहीं पाएंगे। क्यों, ये ऐच्छिक अनिच्छिक क्रिया है, ये स्वतः होता है। दिल की धड़कन, आज तक हमने नहीं बोला कि ठीक है अभी लो तभी नहीं लो, कि कब लेते हैं कि कब जगते हैं, यानी कि हम दिल की धड़कन ना बोल कर लेते हैं, ना गिल कर लेते हैं, ना इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए आप चबाते हैं, अब खाते खाते ब्रेक लगा लीजिए, ब्रेक लग जाएगा। जब नहीं चिबाते हैं तो नहीं होता। अर्थात ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अर्थात ऐच्छिक क्रिया है जो उसका नाम चबाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63, मानव में गर्भ की अवधि होती है। मानव में गर्भ की अवधि होती है। देखिए ये मानव में गर्भ अवधि क्या है, 37 सप्ताह, जो 259 दिन से लेकर कितना, 259 दिन से लेकर 294 दिन तक होता है। तो यहाँ पर 259 और 94 के बीच ऑप्शंस ए भी शामिल हैं, ऑप्शंस बी भी शामिल हैं। ठीक है, ए और बी दोनों नहीं हैं। अगर हम 70 बोलेंगे तो इससे 11 पीछे होता है, अगर हम 94 बोलेंगे तो इससे 4 आगे होता है। इसलिए ठीक है, मेरे विचार है
कि ये दोनों सही हैं। अब एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो कौन आएगा पता नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं 259 से लेकर 294 दिन तक मानव में गर्भावधि होती है, यानी कि बच्चा शिशु माँ के पेट में 259 दिन से लेकर 294 दिन तक के अंदर ये भीतर इसके बीच उसको जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? देखिए, गंगा एक्शन प्लान 1973 है, 1985 है, 1971 है, इसमें 1983 है। लेकिन ध्यान देंगे, सचमुच गंगा एक्शन प्लान चालू हुआ था 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी 1986 को, ठीक है। और ये ख़त्म कब हुआ था? 31 मार्च। कब ख़त्म हुआ था? 31 मार्च। ये ख़त्म हो गया था 31 मार्च 2000 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शंस है ही नहीं। यहाँ पर 73 है, 85 है, 71 है और 83 है। तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है तो वो मेरा 85 है, इसलिए इसको लगाएंगे। लेकिन सचमुच चालू कब हुआ था? 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान चालू हुआ था, जिसकी समाप्ति 31 मार्च 2000 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि 1985 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है? तो यह ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 66 है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित है या उसको प्रभावित करने वाले कारक है। ज़्यादा से तो डिजीज बीमार के बारे में आपको 9 क्लास बायोलॉजी में पढ़ने मिला था, ठीक है। तो क्या होता है, डायरिया यह भी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, दूषित भोजन जल से होने वाला रोग है। निमोनिया ये भी सर्दी खांसी से ही है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, टीबी में सबसे पहले श्वसन संबंधी फेफड़ा से चालू होते हुए ये आपको हड्डी को भी ख़त्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों, निमोनिया सर्दी खांसी को निमोनिया बोलते हैं ना, तो यहाँ पर सही आंसर आपको बी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डी में दे दिया बी और सी दोनों। ये टीबी ही होगा जो श्वसन संबंधी तो नहीं है, लेकिन फेफड़ा को प्रभावित करता है और लंबे समय तक हो जाने से हड्डी तक खत्म हो जाता है, ठीक है। और इससे अक्सर बीमारी को आपको मौत भी हो जाती है। वैसे भारत के 10%, विश्व के 10% या भारत के 10% लोगों को टीबी होता है, जिसमें से उस 10 में से प्रत्येक 5% की मौत हो जाती है। आप इसके बारे में 9 क्लास में बेहतर से ज़रूर पढ़े थे होंगे। मैं समझता हूँ कि इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? देखिए, ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि अगर कुत्ता अगर घास खाना भी चाहे तो नहीं खा पाएंगे, अगर अंदर से घुसा भी दी जाए तो नहीं पचेंगे, क्योंकि हरी घासों में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? ये होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है? ये हाइपोटेंशन होता है। देखिए, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण, यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये हाइपोटेंशन ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे लोग मिला लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69,
निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी है बट वो पादप है। देखिए परजीवी बैक्टीरिया ये तो डायरेक्ट जीव है, विषाणु ये भी तो जीव ही है, कवक जो कैक्टस, एक कैक्टस भी नहीं कसकुटा है, परजीवी पादप आपको कसकुटा ही होगा, ठीक है, ये कवक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीलय के द्वारा। किसके द्वारा? नीलय के द्वारा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है किसमें? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणुजनन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा मुकुलन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 जनन संचालित रोग है कौन है? ये बिल्कुल भी क्वेश्चन है। सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गॉनोरिया भी है। कौन हो गया? सभी हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं। सभी पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुंकेसर या स्त्रीकेसर। क्या हो जाएगा इसका? बाह्य दलपुंज हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट की ओर है क्वेश्चन नंबर 74। क्या है? ब्लड ग्रुप समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो देखिए ए भी नहीं, ए भी नहीं, बी भी नहीं, कौन होता है? ओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित नहीं करता है? आपको रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन नहीं करता है। इसी को आपको मधुमेह का रोग कहते हैं, इसी को चीनी रोग कहते हैं, इसी को शुगर पेशेंट कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट में क्या होता है? इंसुलिन चीनी को पचाने की मात्रा नहीं होती है, ग्लूकोज को पचाने की मात्रा नहीं होती है, वो क्या होता है? इंसुलिन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो कौन है? जिब्रेलिन है, एड्रेलिन है, जिब्रेलिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। तो देखिए एड्रेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन ये क्या है? ये तो जंतु हार्मोन हो गया। अकेले पादप हार्मोन है, यही है ऑप्शंस ए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नालिका से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? ये ऑप्शन ए सही, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 78 मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी? 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 एंड्रोजन क्या है? यह एक मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है या पाचक रस है? ये क्या है? यह एक फीमेल हार्मोन है जो विशेषकर जनन हार्मोन होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग में के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जो आनुवंशिकता के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर लास्ट में ही। थैंक यू। इसी प्रकार मेरे
80 क्वेश्चन टोटल हो गया पूरा। ठीक है, अब मैं आप आगे अगर इसके चाहते हैं तो देखिए इसका थ्योरी भी इसका आगे है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी लेकर आऊँगा। बस आपके लाइक्स कमेंट्स की हमें ज़रूरत है, आप हमें आदेश कीजिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि ताकि इसको वीडियो के रूप में नहीं बल्कि जिस तरह से आप किसी कोचिंग में बैठकर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी घर बैठे ऑनलाइन आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके और हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन रूप से आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए बस मुझे लाइव आने की जो सेवा शर्त होती है वो है 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है, तो इतना जी ही हो जाएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ कर दूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका साइंस का फर्स्ट मॉडल सेट क्वेश्चन। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसा हूँ जो आपके सामने ऐसे हैं, नहीं तो मैं इसे ऑफलाइन पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, अगर इसमें कुछ कम परेशानी या अगर आपको सुनने समझने में चाहे बोलने में मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है कि या आपका अनुभवहीन लगता है तो यह सिर्फ मेरा ऐसा ही होगा कि बस ये मेरा इस ओनली फॉर ये तीसरा वीडियो है। इसी ऑनलाइन वीडियो के कारण ये फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं होने के कारण कुछ आपको असुविधा लगते होंगे, लेकिन आप धैर्यपूर्वक बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं पढ़ाने की मेरी 7 साल का अनुभव है। आपके हर पल को, हर समय को, हर घड़ी को, हर सीजन को, हर समय को जानकर माप कर आता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ। लोगों को, बच्चों को अपने साथ रख कर पढ़ाता हूँ, उसकी हर समस्या को निदान करने आता है। और मेरे ऑफलाइन में तो चैलेंज होता है कि आपकी कोई भी समस्या में रहने नहीं दूंगा, हर समस्या का निदान कर रखूँगा। लेकिन ऑनलाइन में मैं नहीं सकूँ तो ये मेरा अयोग्यता नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन में मेरे अनुभव का अभाव होगा। ठीक है, तो पढ़िए, इसको तैयार कीजिए, सब कुछ को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, ऑल सब्जेक्ट रूटीन वाइज पढ़िए, किस चीज़ को कमी होने ना दे और बेहतर नंबर के लिए बेहतर तैयारी कीजिए। और इस सिस्टम में आपको नंबर किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, आप अगर 85+ % नहीं लाते हैं तो आप यानी कि आप 85+ % लाइए, और उस समय जो किसी तरह 60% लाता था तो आप उससे भी कमज़ोर हो जाइएगा। भले मार्कशीट पे आपके पास छप जाएगा, क्योंकि डबल 2 में से कोई एक, और आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो मैट्रिक देते थे उससे कोई ऑप्शंस नहीं होता। बोलिए आप मेरे इसमें कितना फ़र्क है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बस तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें, और मुझे लाइव आने की भी आप योग्य बनाइए। इसके अपने साथियों में, कोचिंगों में, स्कूलों में, गांव मोहल्ला में, आप जहां पर रहते हैं, जिस सिस्टम में जहां पर रहते हैं, अपने साथियों में, विद्यार्थियों में इसको शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके साथ लाइव सेशन में आ सकूं। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेवा अंग समाप्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।